नमस्कार मित्रों, मैं हूं नाइटन भानु और आपका चैनल एडवर्टेक्स पे स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग चैप्टर 5 शुरू करने वाले हैं, वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, और इसमें आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और वीडियो पूरा देखें। ठीक, कुछ अगर फीडबैक होता है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि सर ऐसे नहीं, ऐसा ज़्यादा बेहतर होता है या ये समझ में नहीं आया। कुछ भी आपके मन में आए इस वीडियो को लेकर के आप पूरा देखिए वीडियो, और जो भी मन में आए आप वो कमेंट में डालिए। ठीक है, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ज़्यादा तो आते ही नहीं है, बट जितने भी आते हैं उतने मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है मित्रों, ठीक है, आ जाइए वर्क, एनर्जी एंड पावर पर। पावर थोड़ा बाद का चीज़ है, अभी अपना जो है प्राइम फोकस पहले वर्क और एनर्जी पे रहेगा। ठीक है, वर्क और एनर्जी क्या है ना कि हम डेली लाइफ में वर्ड्स यूज़ करते हैं कि आपने कितना काम किया, राइट, और कितनी एनर्जी लगी आपकी। अब दौड़ने वाला को ज़्यादा एनर्जी लगेगा, कंप्यूटर पर बैठे काम करने वाले को थोड़ा कम एनर्जी लगेगा। मैंने उसमें मेंटल एनर्जी ज़्यादा लगता है, फिजिकल एनर्जी कम लगता है। दौड़ने वाले का मेंटल कम लगता है, फिजिकल ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इस तरह की बातें हम लोग रेगुलर डेली लाइफ में हम लोग करते हैं। ठीक है, इन सब बातों को आप साइड कर रखेंगे और फिजिक्स में जो वर्क एनर्जी की डेफिनेशन है आप उस लाइन पे चलेंगे। कभी भी आप इन बातों को फिजिक्स की बातों से रिलेट नहीं करेंगे। अगर जस्ट इन केस कहीं पर ऐसा दिखता भी है कि ये है तो वो मैं बता दूंगा, बट आप मान के चलिए कि इन बातों को आपको अलग रखना है, जनरल बातें हैं, और आप अगर अलग नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप गलती कर बैठेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या बोला है यहाँ पर। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले डेफिनेशन देखते हैं। पहला तो डेफिनेशन क्या होता है कि वर्क क्या है, व्हाट इज़ वर्क। वर्क क्या है? वर्क जो है वो क्या होता है ना फिजिक्स में। ठीक है, जितनी भी बातें मैं करूँगा फिजिक्स से रिलेटेड करूँगा, जहाँ नहीं करूँगा वहाँ मैं आपको बताऊँगा। इसमें क्या होता है कि आगे बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा इसमें, बट यहाँ पर डेफिनेशन, इनिशियल डेफिनेशन क्या है वो समझना ज़रूरी है। पहला तो वर्क जो है उसमें आपका एक फोर्स होना चाहिए। ठीक है, इसमें एक डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, छोटा ऐसा होता है मोस्टली। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब साथ में आते हैं तब उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से कहने का क्या मतलब है कि आपने अगर किसी दीवार पर जोड़ लगाया और दीवार घिसका नहीं तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वर्क आपने किया ही नहीं। ठीक है, आपको बोला गया कि भाई वो बोरा उठा के वहाँ रख जा करके, आपने बोरा को कंधे पे उठाया और आपने बोरा को, आप इतना भारी बोरा था आप वहीं पटक दिया, तो आपने कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो इस तरह की बातें वर्क में आती हैं। वर्क के बाद आ जाता है एनर्जी। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपेसिटी टू डू वर्क। कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, कैपेसिटी टू डू वर्क क्या है? एनर्जी है हमारा। ठीक है, अब एनर्जी जो है और वर्क जो है वो एक जैसे ही हैं, मतलब यूनिट वाइज सेम हैं दोनों ही में। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर आता है। ठीक है, एक साइड हमारे पास वर्क होता है, एक साइड हमारे पास एनर्जी होता है। ठीक, जब वो उस पर आएंगे तो हम उसको और डिटेल में देखते हैं। पहले ये इनिशियल डेफिनेशन है, ये आप समझ के चलिए। इसमें दोनों ही बातें मेरे ख्याल से आपने 10th लेवल पे पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो हम लोग इसको बहुत, मतलब एवरेज से भी थोड़ा नीचे लेकर के चलेंगे लेवल को, आपको समझ में आता चलेगा। ठीक है, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ये आप पढ़िए। ये कुछ हराम कहानी है, मतलब मेरे बताने लायक इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल रीडिंग से आप समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एक डेफिनेशन है जो मैंने येलो में यहाँ पर पॉइंट आउट किया हुआ है, आप पॉज करके इसको 2 मिनट पढ़ सकते हैं इस पूरे पार्ट को। ठीक है, और जो भी आप पढ़ेंगे ना इस, क्योंकि चूँकि आप 11th में जा चुके हैं और आप IIT या नीट की तैयारी कर रहे होंगे, तो मेरे लेक्चर के साथ आप इस पूरे टॉपिक को ख़त्म करते चलिए, किताब को पढ़ते चलिए। ये जो क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन वगैरह दिया हुआ है जो मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं तो आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, बाकी आपको लैंग्वेज जो है वो आप पढ़ते चलिए, क्योंकि अलग से आपको फिर टाइम नहीं मिलेगा। वंस द बोर्ड कम्स, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप कैसे उसको बैलेंस करें, कि भाई नीट का भी पेपर चल रहा है, इधर इसका भी पेपर आ गया, कैसे मैनेज करें। तो आप इसको यहीं ख़त्म करते चलिए। ठीक है, एक आध बार 6 महीने बाद फिर एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, और नहीं ज़रूरत हो, आपको समझ में आ गया हो तो आप सीधा एक बार किताब खोलिए, रीडिंग डालिए, जो भी किताब हो आपके पास। मोटा मोटी सेमी कंटेंट होता है, कुछ आगे कुछ पीछे होता है, एक आध एग्जाम्पल ज़्यादा हो सकता है प्राइवेट बुक्स में NCERT के कंपेरिजन में। ठीक है, ऑन स्पॉट इसको ख़त्म करते चलिए, पॉज करके पूरी किताब को पढ़ते चलिए। ठीक है, चलिए
अब इसमें क्या है कि हमको क्या पता है कि वेक्टर्स हमारे पास क्या क्या थे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, वेलोसिटी वेक्टर था, एक्सेलरेशन वेक्टर था, फोर्स वेक्टर था, ये सब क्या था, वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, हमने वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया था, याद होगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ जो था ये यूज़ करके हम लोग उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर रहे थे। सब्सट्रैक्शन में बेसिकली माइनस करके उल्टा डायरेक्शन में करके उसको हम लोग कर रहे थे, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, अब नया इसमें क्या आ रहा है कि इसमें हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़ लिया है, तो उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, डिवीज़न पर भी नहीं जाएंगे। ठीक है, डिवीज़न कहीं आता भी नहीं है, शायद आएगा, जब आएगा देख लेंगे। ठीक है, बाकी मल्टीप्लिकेशन हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो मल्टीप्लिकेशन दो तरह का हो सकता है, वेक्टर इनटू वेक्टर। ठीक है, ये हमको एक स्केलर देता है, और दूसरा क्या है, वेक्टर इनटू वेक्टर हमको वेक्टर देता है। ठीक है, तो ये केस हमारा अभी का नहीं है, अभी इस चैप्टर में हम लोग को बस इस पर फोकस करना है कि वेक्टर इनटू वेक्टर जो है वो स्केलर देता है। वो कैसे क्या हो रहा है वो हम अभी देखेंगे। ठीक है, चलिए, तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पहले हम लोग देखते चलते हैं। वेक्टर मल्टीप्लिकेशन अब यहाँ पर समझने की चीज़ है। ठीक है, ये पूरा पन्ना जो यहाँ पर बैठा हुआ है ये समझने का चीज़ है। तो मैं अपना वर्क स्पेस बढ़ाता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फोकस करें। ठीक है, चल, होता क्या है ना कि हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब कौन सी क्वांटिटी है उस पर हम नहीं जाएंगे, बस हम नाम मान के चलते हैं। एक ए है, ए वेक्टर है, दूसरा क्या है अपने पास, बी वेक्टर है। इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ए वेक्टर को जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं, बी वेक्टर। अब कहीं कहीं पर अब इसमें नहीं लिखा हुआ है, ऊपर में जो एरो मार्क मैंने लगाया है, मान के चलिए कि एरो मार्क वेक्टर जब भी आप लिखते हैं एरो मार्क ऊपर में बाय डिफ़ॉल्ट होता ही होता है, नहीं लगा है मतलब फिर भी है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको नाम क्या बोलते हैं, ए डॉट बी बोलते हैं। ए वेक्टर को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको हम लोग ए डॉट बी बोलते हैं। ठीक, इसका उत्तर क्या आता है, मतलब इसका इक्वल में क्या वैल्यू आता है, वो आता है अपना ए बी मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल हो गया, मतलब ए का मैग्नीट्यूड चाहिए, बी का मैग्नीट्यूड चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये इसका ये होता है, मैंने इक्वली जो क्या बोलते, इक्वालिटी में जो जवाब होता है इसका ऐसा होता है। अब इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए, ठीक है, और ब्रैकेट में बी कॉस थीटा, या फिर इसको लिख सकते हैं ए ब्रैकेट में कॉस थीटा बी। दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये दोनों ही एक चीज़ है। इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या है, बट आप अभी के लिए ये मान के चलिए ये अब इस चीज़ का जो ये है मतलब तरीका है लिखने का, ये यहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको मतलब जैसा बताया हुआ जो मैं बताते चल रहा हूँ, जिस लहजे में, जिस सीरीज़ में जैसा मैं बताता चल रहा हूँ उसको ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने मॉड्यूलस लगाया है। अब यहाँ भी इन्होंने जैसे ए लिखा और यहाँ भी ए लिखा है। अब ये वेक्टर है, ये स्केलर है, अब देख के सपना तो नहीं आएगा, तो मैंने उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यहाँ पर क्या किया है कि जो मैग्नीट्यूड वाला पार्ट है उसको मैंने मॉड्यूलस लगाया है, और जो मैग्नीट्यूड वेक्टर वाला पार्ट है उस पर मैंने ये एरो लगाया है। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अब इसको जब हम ऐसा देखना चाहें, क्या बोलते हैं उसको, ज्योमेट्रिकली देखना चाहें, तो ज्योमेट्रिकली कैसे देखेंगे, दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या हो गया, दो, पहले तो दो वेक्टर होना चाहिए अपने पास क्या होना चाहिए, दो वेक्टर होना चाहिए। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो उसका आंसर ये होता है, तो जिसका चाहिए ऐसे आप ये एक्सप्लेन कर लीजिए, या इसको आप ऐसा एक्सप्लेन कर लीजिए। पहले वाले केस में क्या है, बी का जो है कॉस थीटा लिया है। बी का कॉस थीटा मतलब क्या होता है, बी का कॉस थीटा मतलब होता है कि बी का कंपोनेंट ए पे। ठीक है, तो इस पर एक आप बी से आप ए पर क्या करेंगे, आप 90 डिग्री का एक एंगल गिराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इसका वैल्यू आएगा दैट इज दिस इज बी कॉस थीटा। ठीक है, और अगर सेम चीज़ इसके लिए बोला जाए आपको, सेकंड वाले के लिए, तो सेकंड वाले में क्या, ए का कंपोनेंट लिया है, तो दो वेक्टर होगा हमारे पास, ए और दूसरा है बी। बी वेक्टर है, ए वेक्टर है। इसका आप क्या करेंगे, इस पर 90 डिग्री गिराएंगे, और ये क्या, ये जो
ब्लू से दिखा देता हूँ। अरे भाई ये पोर्शन जो है ना अपना ब्लू वाला जो पार्ट है दैट इज ए कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ जो रेड वाला पार्ट था, सॉरी ब्लू वाला जो पार्ट यहाँ मैंने अभी नया बनाया, दिस इज बी कॉस थीटा। अब वो कंपोनेंट वाला सिस्टम पता होना चाहिए कि मान लेते हैं कि ये एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ, नहीं आपको पता है तो आप थोड़ा फॉरवर्ड बन के स्किप कर जाइए इस पार्ट को, है ना। ये ऐसा एक लाइन है, ठीक है, ये थीटा है और दिस इज समथिंग कुछ बोल लीजिए इसको, क्या बोल लेते हैं। ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर नहीं है, बस हम ये इसको क्या बोल रहे हैं। अब जब हम बोल रहे हैं के कॉस थीटा, हम ऐसा बोलते हैं ना, इसका जो कंपोनेंट होगा के कॉस थीटा इधर आएगा, क्योंकि थीटा वाले पे क्या आता है, कॉस थीटा आता है, और इधर क्या आएगा, के साइन थीटा, ठीक है ना। तो ये तो आपको पता है कि कैसे लिख रहे हैं, के कॉस थीटा के साइन थीटा। अब के कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, के ये तो के तो यहाँ तक था, ये जो वैल्यू एंड पॉइंट है यहाँ तक के था, लेकिन के कॉस थीटा कहाँ पे एंड करेगा, ये तो एक्स एक्सिस है, इस पर के कॉस थीटा इस पर परपेंडिकुलर यहाँ से आप गिराएंगे, ठीक है। ये इस पॉइंट, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज के कॉस थीटा, और इधर से परपेंडिकुलर आप इस पर गिराएंगे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ये मैग्नीट्यूड जो है इसका, के साइन थीटा का मैग्नीट्यूड इतना है, के कॉस थीटा का मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है। और के का मैग्नीट्यूड जो जितना बड़ा लाइन है उतना बड़ा उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। तो ये एक तरीका है, मतलब कंपोनेंट्स में जब तोड़ते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी वो कॉस थीटा के हिसाब से निकल के आता है, और वो परपेंडिकुलर गिराते हैं वहाँ से उसके एंड पॉइंट से, और जो पॉइंट हमको मिलता है एक्सिस पे या जिस पे भी हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं, अभी तो हम एक्सिस पे प्रोजेक्शन ले रहे थे, के का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे ले रहे थे, के का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे ले रहे थे, थीटा जो था एक्स और इसके बीच में था, प्रोजेक्शन के बीच में था, सॉरी थीटा और के के बीच में, थीटा के और एक्स एक्सिस के बीच में था, तो उसका प्रोजेक्शन हम एक्स और वाई पर ले रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, इसमें जो हम प्रोजेक्शन ले रहे हैं वो दूसरे वेक्टर पे ले रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से ऐसा निकल के आता है, इसका ये एक्सप्लेनेशन है, और आप ये चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कैसे किया गया है, ठीक। इतना क्लियर है। एक बार हम इस पार्ट को देख लेते हैं, उसके बाद हम 2-4 पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ उसको हम लोग देख लेंगे, और फिर हम लोग मूव कर जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाइए। अब इसमें क्या बोला गया है कि ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। तो अब कम्यूटेटिव तो पता है ना, ए बी जो है इक्वल टू बी ए हो जाता है, दिस इज कम्यूटेटिव, कम्यूट करते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि ए बी प्लस सी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या ये क्या इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। ये तो क्लास 8 में ही मतलब मैथ्स में आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वगैरह, ठीक है। दूसरा लैम्डा से भी आप इसको ये कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, जैसे इसमें ए लैम्डा बी लिखा हुआ है इक्वल्स टू लैम्डा ए बी, ठीक है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें पहले बी में लैम्डा मल्टीप्लाई, लैम्डा इज कांस्टेंट, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, कांस्टेंट है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, लैम्डा मल्टीप्लाई करके बी में, फिर हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इसमें क्या कर रहे हैं, ए और बी पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दोनों ही केस में रिजल्ट सेम आएगा, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आ जाइए, ये बहुत बेसिक चीज़ था, इस पे इसके बाद आता है अपना, अब हमने क्या पढ़ा है कि ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ से हमको क्या मिलता है कि अगर यूनिट वेक्टर है, आई ए भी यूनिट वेक्टर है, बी भी यूनिट वेक्टर है, तो एक का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मान लेते हैं आई ही है। तो यहाँ से क्या मिलेगा हमको, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, 1 इंटू 1 इंटू इन दोनों के बीच एंगल, आई और आई के बीच का एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। आई क्या है, एक्स एक्सिस है ना, अब दो एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस 0, दिस इज इक्वल्स टू 1, ठीक। इसमें कोई दिक्कत। सिमिलरली फॉर जे, ठीक है ना, 1 1 कॉस 0 आ जाएगा, ये थीटा नहीं आएगा दोस्तों, यहाँ 0 में लिखना चाह रहा था,
0 लिखना चाह रहा था मैं, ठीक है। सेम फॉर 1, ठीक है, k डॉट के इक्वल्स टू 1, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद आता है कि अगर ये तो अपने आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं कोई दूसरा वेक्टर है यूनिट वेक्टर में, ठीक है, दूसरा वेक्टर क्या हो सकता है, j हो सकता है, ठीक है, i के साथ, और क्या हो सकता है, k हो सकता है, j के साथ और क्या हो सकता है, j के साथ i हो चुका है। कम्यूटेटिव है तो i का j से मल्टीप्लाई करें या j को i से मल्टीप्लाई करें, बराबर ही बात है। तो यानी कि j इंटू आई हो चुका है, j इंटू के ही सिर्फ बचा हुआ है, ठीक है, और k इंटू आई तो पहले ही हो चुका है। दोनों केस हमको मैग्नीट्यूड तो पता है 1 इंटू 1, क्योंकि हम लोग पहले ही मान के चले यूनिट वेक्टर है। कॉस कितना आएगा दोनों के बीच में, i और j के बीच में, x और y के बीच में, एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज होता है, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्रीज आएगा और यहाँ भी 90 डिग्री आएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। अब cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होता है। अब 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये तीनों ही 0 आ जाएंगे, ठीक। तो कहने का ये मतलब है कि जब आप खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos जो है वो 0 होगा, cos के 0 का वैल्यू 1 होता है, तो आंसर 1 होगा, यानी i इंटू आई, j इंटू जे, k इंटू के, इसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है। और जब दूसरे मल्टीप्लाई जो परपेंडिकुलर जो वेक्टर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हैं, i इंटू जे या j इंटू के इंटू आई, ऐसा अगर हम करते हैं तो हमको 0 वैल्यू मिलता है। यहाँ पे आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। चलो, सिंपल है, इतना मतलब फैला के नहीं दिया हुआ है, क्योंकि अब किसी को ना समझ में आए तो क्यों ना समझ में आए, है ना। तो उसके लिए मैंने कोशिश किया है इसको आसानी से बताने का। नेक्स्ट आ जाइए। अब यहाँ पर क्या है, 2 वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर ना इसको समझने की ज़रूरत है, ठीक है, उसके बाद सवाल पे आएंगे। अब ये देखिए यहाँ पर 2 वेक्टर माने हुआ है, वेक्टर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है। अब बोला ए डॉट बी निकालो, तो हम ए डॉट बी निकालेंगे तो ऑब्वियसली जो है हमने क्या पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ा था ना, तो ये दिस इंटू दिस किया, दिस इंटू दिस किया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। अब यहाँ से लगेगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर से एक बार समझिए इसको, जब ए डॉट बी लिखा तो इसने तो सीधा वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद क्या होगा कि पहला वाला जिसका है वो इसके तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब आप गौर कीजिए कि i का i के साथ तो वैल्यू 1 हो जाता है, लेकिन i का j के साथ 0 हो जाता है। अब ax और by क्या है हमको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि i और j का जो मल्टीप्लिकेशन वो 0 दे देता है। तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये कुछ 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, मतलब कि axi इंटू बी एक्स आई। तो i इंटू आई क्या हमने देखा था 1 था, तो ax bx वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये देखिए पहला वाला ax bx आ गया। सिमिलरली इसके लिए इसको आप तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके साथ 0 दे देगा, इसके साथ 0 दे देगा, बीच वाले के साथ वैल्यू आएगा, बीच वाले के साथ वैल्यू क्या आएगा, ay by आ जाएगा, और सिमिलरली az bz आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया है, ठीक है। क्यों ये 3 ही फैक्टर्स आए हैं, आने तो चाहिए थे 3 इंटू 3 9 फैक्टर्स आने चाहिए थे, बाकी फैक्टर्स कहाँ चले गए भैया, है ना। तो बाकी फैक्टर्स तेल लेने गए क्योंकि उनकी वैल्यू 0 थी, ठीक, ये क्लियर है। सेकंड क्या है ये, अब यहाँ से एक चीज़ समझने की चीज़ है कि अब a जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, a की एक वैल्यू है, ठीक है। अब b को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, b का बात अभी हम लोग नहीं करेंगे, a वाला का बात कर रहे हैं, है ना, इस वाले की से बात कर रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वैसा ही हो रहा है। अब इस वाले का अगर इससे ही मल्टीप्लाई कराया जाए a डॉट a, तो इसका तो 2 तरीका है। पहला तो इसकी जो वैल्यू है वैल्यू इनटू सेम ही उसकी वैल्यू लिखिए आप, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसको, हमने पहले ही पढ़ा है ना, 2 वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्या देता है, मॉड्यूलस ऑफ ए, ठीक है, कॉस थीटा। अब 2 सेम वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा, 2 सेम वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा, यानी कि ये कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो गया, कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये a² आ जाएगा,
ठीक, तो पहले वाले को समझ में आ रहा है आपको? ये इसको मैं सीधा 0 लिख देता हूँ, 0 लिख देता हूँ, है ना, ये 0 डिग्री है, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू ये आ गया। यहाँ तक समझो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये इसका खुद से मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये क्या आएगा, ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, ए डॉट ए किया है इसने, जैसे ए एक्स बी एक्स आया था, ए वाई बी वाई आया था, ए जेड बी आया था, ए एक्स एक्स आएगा, ए वाई वाई आएगा, ए जेड जेड आएगा। दिस इज ए स्क्वायर, ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर, ए जेड स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर मॉड्यूलस लगा के दिखाएं ये लोग, है ना। अब भाई पहले ही ए स्क्वायर लिख दिया और एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा है। एनसीईआरटी वाले भी ना गजब के लोग हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आया कि ए डॉट ए जो है वो हमको क्या प्रोड्यूस करके देता है, एक चीज़ ये प्रोड्यूस करके देता है, एक ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और ए डॉट ए का ये वेक्टर है एक्चुअली, और ये हमने यहाँ पर देखा था कैसे इसको ए स्क्वायर का वैल्यू आता है, तो वही हमको यहाँ से मिला है। मतलब ये दो चीज़ हमको ए डॉट ए से निकल के मिलता है, ठीक है। उसका एक्सप्लेनेशन है कि सिंस करके दिया हुआ है, पहले ही देना चाहिए था, सिंस दिए इसलिए ये बाद में सिंस करके दिया है, ठीक है। ए डॉट बी इज 0 इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी ए डॉट बी इज एनी टाइम ए बी मॉड्यूलस में कॉस थीटा, ठीक है। अब ए डॉट बी यहाँ निकाल तो दिया ये वैल्यू, लेकिन यहाँ पर ना एंगल वाली बात नहीं आई है, ठीक है। इसकी जो वेक्टर आ रहा है वो एडजस्ट होगा जब जो परपेंडिकुलर होंगे ना, अगर दो ए और बी वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस आ जाएगा 90 डिग्रीज, कॉस कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। 90 डिग्री क्या होता है, ये 0 हो जाता है, यानी कि ये 0 होगा, ये दिस हैज़ टू बी 0, इसको में कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किए हैं तो ये हमको कुछ निकल के आया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे, ये जो ए एक्स और बी एक्स आया है, सॉल्व जैसे ही सॉल्व होगा ये, ठीक है, वो 0 आपको देगा ही देगा, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये परपेंडिकुलर है तो कुछ तो ऐसा इसका न्यूमेरिक वैल्यू होंगे जो मल्टीप्लाई आप करेंगे और आपको अल्टीमेटली 0 वैल्यू मिलना ही मिलना है, ठीक है। दूसरा और कोई वैल्यू मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। ये देखने में ऐसा लगता है कि मतलब ये कैसे 0 हो जाएगा, तो आप इसे समझिए ना, cos 90 से 0 हो गया, बट इसमें भी कुछ ऐसा एडजस्टमेंट होगा, ऐसी वैल्यू होगी मतलब कि जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 0 देगा ही देगा, और कुछ और दे ही नहीं सकता है, ठीक है। ठीक, इतना क्लियर है? चलिए आ जाइए सवाल पर, नन्हा मुन्हा सा सवाल है, देख लेते हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल दिया हुआ है, अच्छा एंगल पूछा है, ठीक है। फोर्स और वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, तो आपको एंगल निकालना है। अब एंगल कैसे निकालते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एफ का मॉड्यूलस डी का मॉड्यूलस कॉस थीटा, ठीक है। हमको ये कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, इस कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या ज्ञान दिए हुआ है यहाँ पर। पहले तो ये दिया है कि एफ और डी, तो ये दोनों यहाँ पर आप पुट कीजिए, ठीक है। यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि ए और बी का क्या था, ए एक्स इंटू बी एक्स, ए एक्स इंटू बी एक्स, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस ए वाई इंटू बी वाई का मल्टीप्लिकेशन इंटू ए जेड इंटू बी जेड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ए एक्स इंटू बी एक्स का मल्टीप्लिकेशन कितना हो गया, 15 हो गया, 15 चार चार जा 16, अरे भाई उल्टा छक्का ही लिखा गया, 16, और ये माइनस में 5 से 15 माइनस 15 इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। ये तो ये कट गया, 16 आ गया इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। एफ का वैल्यू कहाँ से लेके आए, अब एफ का वैल्यू निकालना है ना, तो हम अगर उसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ये वाला चीज़ यूज़ करेंगे, खुद के वेक्टर से खुद को मल्टीप्लाई करवा दीजिए आप, खुद के वेक्टर से खुद को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या दे देगा हमको, ए स्क्वायर दे देगा, अंडर रूट करके हम ले लेंगे, ठीक है। तो अब खुद के वेक्टर से खुद को मल्टीप्लाई कराइए और अंडर रूट में ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 16 इक्वल्स टू एफ को खुद से मल्टीप्लाई कराइए एक बार, ठीक है। तो क्या दे देगा, ए एक्स का स्क्वायर 9, ठीक
ठीक है, तो साइड में थोड़ा लिख लेते हैं ना कहीं पर, वहाँ नहीं तो अच्छा यहीं लिख लीजिए, अंडर रूट में लेंगे ना, क्योंकि स्क्वायर देगा ना वो, मल्टीप्लाई जब हम एफ को एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर देगा। ठीक है, अंडर रूट लेने से क्या देगा, एफ का मॉड्यूलस वैल्यू दे देगा। तो एफ का मॉड्यूलस वैल्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर, मैंने -5 का स्क्वायर भी तो 25 होता है ना। फिर अंडर रूट डी का बताइए, 5 का स्क्वायर क्या दे देगा आपको 25 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 कॉस थीटा। अब सब कुछ मिल गया हमको। अब इसमें कुछ मैथमेटिक्स है सीधा सीधी। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 16/√, 9 6 25 25 25 50 और ये 9 6 25 25 50 है। ये अपने को आंसर मिल गया। अब इसने थीटा को इन्वर्स करके लिख दिया है, आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। तो अब ये मतलब ये तो क्या है, स्क्वायर में आ ही गया ना, तो 16/50 हो जाएगा। 16/50 को आप क्या लिख सकते हैं, चिप तो नहीं गया, नहीं छुपा है। 16/50 को आप क्या लिख सकते हैं, 8/25 लिख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ ये आंसर हो चुका है। अब थीटा का वैल्यू दिया रहेगा, नहीं थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो आप पॉइंट में लेके जा सकते हैं। अब कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 1 8/25। ठीक है, अब पॉइंट में लेके जाएंगे तो 0.32 आ जाता है। तो इसमें समझने की बात क्या थी, जो समझिए एक बार ये आ गया तो मतलब इस लाइन पे आप पहुंच गए एक बार, इसके बाद तो फिर मैथमेटिक्स है, ये सब मैथमेटिक्स है, इसमें कुछ भी साइंस नहीं है। ठीक है ना, ये तो आप कर ही लेंगे। और नहीं कर पा रहे हैं तो थोड़ा और मेहनत कीजिए, आपके लिए समय कठिन है। ठीक है, क्योंकि ये 7 8 9 10th की मैथमेटिक्स है, कॉस थीटा साइन थीटा वाला चीज़ सब जो है। ठीक है, आ गए। चलिए एक बार इसको फिर से हम लोग देख लेते हैं और फिर इसको रैप अप करके आगे बढ़ेंगे। क्या किया मैंने, इसमें बोला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और एंगल के बीच में डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाएंगे तभी तो एंगल मिलेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई जब हम करवाएंगे तो ये लिखेंगे, ये सीधा फॉर्मूला अपने को याद है कि फोर्स वेक्टर इंटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ एफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ डी इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये तो हम निकाल लेंगे। अभी हमने पढ़ा था ए डॉट बी वेक्टर कैसे निकालते हैं, पढ़ा था ना अभी ऊपर में, ये वाला जो था ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, यहाँ से हमने निकाल लिया कि ये इस साइड हमको 16 मिल गया है। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए, एफ का मैग्नीट्यूड चाहिए, हमको डी का मैग्नीट्यूड चाहिए। एफ का मैग्नीट्यूड कैसे मिलेगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको एफ डॉट एफ कर लेंगे, दिस गिव्स मी एफ स्क्वायर। ठीक है, ये वेक्टर है। ठीक है, ये हमको एफ स्क्वायर दे देता है मॉड्यूलस में। ठीक है, इसको अगर हमको एफ निकालना हो यहाँ से, तो जो भी हमको वैल्यू यहाँ पर कुछ खड़ा होगा, ये वैल्यू मान लेते हैं 25 खड़ा था, तो एफ कितना आ जाएगा, √25 आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने √ डाल दिया है और इस अंदर में क्या किया है कि एफ इंटू एफ का एफ स्क्वायर ले लिया। एफ स्क्वायर कैसे लेते हैं, ये वाला जो आया था ना, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर, ये हमने इसके अंदर डाल दिया था। ठीक है, सिमिलरली इसके लिए क्या कॉस थीटा, उसके बाद कॉस थीटा निकल गया। मैथमेटिक्स है, उसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है मित्रों, आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए, तब ये था वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। इतना ही में आधा घंटा निकल गया हो। अब इसमें क्या है ना, मतलब आप इसको पढ़िएगा। ठीक है, इसमें काम की बात क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आप इसको रीडिंग डालिए, इस पार्ट को, ये जो पूरा सेक्शन है इसको रीडिंग डालिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको, आप जैसे आप इसको रीडिंग डालेंगे आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले तो इसमें क्या बोला है ना कि हमने क्या पढ़ा था कि रेक्टिलिनियर मोशन में v² - u² इक्वल्स टू 2as। अब जब हमने पढ़ा था तब ax था, 2ax था, अभी जब आया वो s आ गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार वो s बोल रहा था, बट वो मैं उसको रेक्टिफाई कर रहा था कि नहीं, किताब में x दिया हुआ है तो हम x ही रखते हैं, बट यहाँ पर आकर देख रहे हैं कि s दे दिया है। खैर जो भी, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ठीक है, इसमें क्या है, दो चीज़ें हैं। ठीक, ये अभी स्केलर में जब बात हो रहा है, क्या हो रहा है, स्केलर में बात हो रहा है, स्केलर में ही बात हो रहा है ना।
हाँ स्केलर में ही बात करते हैं, स्केलर, हम इसको स्केलर में ही अभी बात करते हैं। ठीक है, वैसे ये तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, लेकिन वेक्टर का स्क्वायर तो स्केलर ही है, ये वेक्टर नहीं है। v इज वेक्टर बट v स्क्वायर इज स्केलर। अभी हमने देखा ना, v डॉट वीट करेंगे तो स्केलर ही हो जाता है। बट आते हैं उस पर कि क्या कैसे, मान अभी समझिए कि ये स्केलर ही है। अब क्या है इसमें कि आपको क्या करना है कि m/2 से आप पूरा इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m/2 को जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया और इधर भी m/2 से मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर माइनस MAS। ठीक, अब F इक्वल्स टू एम ए होता है, F फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सलरेशन होता है, ये हम सेकंड लॉ से पढ़ चुके हैं। ठीक है, FS। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ चुके हैं 10th लेवल पे कि mv स्क्वायर, सॉरी हाफ mv स्क्वायर जो होता है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी। तो दिस इज क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम क्या पढ़ चुके हैं, ये हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, वर्क पढ़ चुके हैं। दिस इज वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज वर्क डन। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर 90 डिग्री का बन रहा हुआ तो क्या होगा, वर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं उस पर, वो कैसे क्या जो होता है उस पर आएंगे। बट अभी के लिए क्या है कि इससे बहुत बेसिक तरीके से आपको ये सब समझना है। ये तो हो गया ना, ये काम हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब था कि कहने का ये मतलब था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करते हैं तो हमको वर्क मिल जाता है। अब ये स्केलर में हम बात कर रहे थे, इसको अगर हम वेक्टर में लेकर के जाएं, इसको हम लोग वेक्टर में लेकर के जाएं तो इक्वेशन कैसा दिखेगा, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ही काम आने वाला है। क्यों ऐसा है कि कोई भी जो चीज़ है 3D में, कोई भी चीज़ अगर मूव कर रहा है तो उसका कुछ मूवमेंट का या वेलोसिटी का i j k x y और z कोऑर्डिनेट होगा, मूवमेंट का कोऑर्डिनेट्स होगा ना। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो वेलोसिटी निकल के आएगा वो वेक्टर निकल के आएगा। जब आप 2D की बात करते हैं तो वेल एंड गुड, आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू सीधा बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप 3D में जाते हैं तो वेक्टर इज़ वेरी एसेंशियल। वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल, बिकॉज 3D में आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो वो पॉइंट ट्रेस करेगा कोई भी चीज़, कोई बॉल ले लीजिए आप, कोई भी बॉल अगर हवा में उड़ रहा नहीं मतलब फेंका है हमने, हवा में चल रहा है, या पंछी ले लीजिए। ठीक है, पंछी अगर हवा में उड़ रहा है, ठीक है, तो वो हमेशा ही XYZ कोऑर्डिनेट लेके चलेगा। तो अब XYZ कोऑर्डिनेट दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर लेना ही लेना पड़ेगा। ठीक है, स्केलर की बात आप हाइपोथेटिकली कर सकते हैं, बट अगर प्रैक्टिकली बात करेंगे तो आपको वेक्टर आएगा ही आएगा। जब वेक्टर आएगा ही आएगा तो हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग वेक्टर में तब्दील करेंगे। वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, v डॉट वी फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स माइनस u वेक्टर डॉट u वेक्टर इक्वल्स टू 2a वेक्टर डॉट d वेक्टर। ठीक है, देगा ये स्केलर ही, क्योंकि दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन स्केलर ही दे रहा है तो स्केलर ही देगा, बट इसको हम लोग वेक्टर में ऐसे कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, और हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं कि फाइनल डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 2 इन, ये थोड़ी आएगा, 2 का फैक्टर थोड़ी आता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें कोई डाउट? तो कहने का ये मतलब है कि फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपको क्या दे रहा है, वर्क दे रहा है, और वेक्टर में इसको हम ऐसे डील करेंगे, और जो अपना काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वो क्या दे रहा है हमको, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अब ये पढ़ के देखिए, आपको समझ में आएगा। कुछ इसमें ऐसा कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, बस इसमें स्टेटमेंट है जो विच इज़ इम्पॉर्टेंट, जो पढ़ने लायक लगा मुझे थोड़ा, तो मैंने इसको अंडरलाइन वगैरह कर दिया। वर्क इज डन बाई अ फोर्स ऑन द बॉडी ओवर अ सर्टेन डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डन बाई अ फोर्स, तो काम कौन कर रहा है, फोर्स कर रहा है। ठीक है, जो कि एक किसी बॉडी पे लग रहा है और वो बॉडी डिस्प्लेस हो रहा है, तो हम लोग बोलते हैं इसको वर्क होना। ठीक है, वो अभी हम लोग देख चुके हैं।
अब यहाँ से हम लोग क्या डिराइव करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम डिराइव करते हैं, जो हमने काइनेटिक डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एफ डॉट डी देखा था ना अभी। तो ये यहाँ से आता है कि द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन इट बाय द नेट फोर्स। ठीक है, ये अभी हमने देखा था कि डेल्टा के इक्वल्स टू एफ डॉट डी होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? एक छोटा सा सवाल है, सवाल लेते हैं। कितना टाइम हो गया दोस्त? समय 35 मिनट हो चुका है। चलिए यह सवाल नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, है ना। सोचा था ख़त्म कर दूंगा बट नहीं हो पाया। व्हाटएवर, चलिए इसको यहीं पर रहने देते हैं। आप इसको एक बार रीड डालिए और उसके बाद मेरा नेक्स्ट वीडियो प्लीज़ देखिए, और जो भी देखते हैं वो पूरा ही देखिए, ना देखना हो तो उसको चला के छोड़ दीजिए। ठीक है, सम वे और द अदर यू विल बी हेल्पिंग मी। चलिए थैंक यू। अब हम लोग आते हैं स्टोरी पे, 5 मिनट स्टोरी और फिर रैप अप करते हैं। तो कहाँ पे थे? कॉलेज पहुँच गया था मैं, रूममेट्स वगैरह मिल गए थे, सब बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए थे। और बंगाल में एक चीज़ क्या है ना, बहुत अच्छा लगा मेरे को कि वहाँ के मतलब जो हमारे कॉलेज में लोग थे वो काफ़ी सिंपल थे, और मतलब 2-4 ठोको छोड़ के, जो ठेकेदार वगैरह होता है वो सबको छोड़ करके मोस्टली जो काम करने वाले थे ना वो काफ़ी सिंपल लोग थे, ज़्यादा उनको ये नहीं था। ठेकेदार सब थोड़ा वो चोर उचक्का टाइप होता है उसमें भी, बंगाल में भी, ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो ज़्यादा मतलब ऐसे सीधे साधे होते हैं। ठीक है, आपको ये जान के हैरानी होगी कि अंडमान निकोबार अगर कभी आप जाएँ, तो निकोबार तो नहीं जाते हैं, अंडमान अगर जाएंगे ना तो वहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है ना कि लोग चाकू भी मार सकते हैं। वहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जिनको ये लगता है कि यार चाकू किसी को कोई कैसे मार सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आप मेनलैंड में रह रहे हैं, इंडिया के मेनलैंड में अगर किसी आप उत्तर प्रदेश या बिहार में रह रहे हैं तो वहाँ तो गोली और चाकू तो बहुत ही कॉमन है। किसी को भी चाकू मार देता है, किसी को भी गोली मार देता है। ठीक है, किसी को कोई रंग लगा दिया तो उसको धार्मिक भावना इफेक्ट हो गया, चाकू मार दिया। ये सब मेरे गाँव के आसपास इकट्ठा हुआ था केस। ठीक है, बट एनीथिंग व्हाट आई थिंक इज़ कि कुछ भी हो एट एनी कॉस्ट, किसी भी चीज़ के लिए जान इज़ मोर कीमती। ठीक है, मैं कभी किसी का जान लेना सपोर्ट नहीं करूँगा, भले वो किसी भी समुदाय का हो। ठीक है, ये थोड़ा मतलब पॉलिटिकल डिबेट हो जाता है कि आप उसको कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, बट द थिंग इज़ कि इंडिया में अपने नियम कानून है, इंडिया में अपने ये हैं, आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सी बात आपको दिक्कत है, वो गलत कर रहा है तो आप उसको पुलिस में धरवा दीजिए। ठीक है, लेकिन आप जान नहीं ले सकते किसी का, दिस इज़ वेरी रॉन्ग। ठीक है, खैर जो भी, आ जाता है हम टॉपिक पे। तो वहाँ पे बहुत लोग सिंपल थे, और जो खाना पीना था वो भी काफ़ी मतलब बहुत बढ़िया नहीं बोलेंगे बट ख़राब नहीं था। ख़राब क्यों नहीं था कि जो नॉन वेज थे ना उनके लिए ये ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं था, क्योंकि बंगाल होने के कारण मछली बहुत इजीली अवेलेबल था, और बहुत लोग वहाँ पर बंगाल में बहुत मछली खाते ही, हर टाइम ही मछली खाते हैं बहुत लोग। ठीक है, तो हमें तो हफ्ता में मान लीजिए आप लंच डिनर मिला के कितने हो जाते हैं, 14 मील्स हो जाते हैं ना, लंच और डिनर मिला के 14 मील्स हो जाते हैं। तो 14 में से एटलीस्ट आपको 10 मील तो नॉनवेज मिल ही जाता था। एक आध चिकन मिल जाता था, एक आध मीट मिल जाता था, 3-4 फिश मिल जाता था। मैंने मोस्टली दिन के टाइम में फिश ही होता था, एक ही पीस देते थे बट ठीक है रोज़ ही मिल जाता था, अच्छा ही लगता था। और अंडे वगैरह भी मिल जाते थे। तो नाश्ता वास्ता बहुत ही बढ़िया था वहाँ पे खाना पीना बहुत बढ़िया था। तो इनिशियली जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे और सब ग्रुप बना, फिर ग्रुप क्या हुआ ना कि पहला दिन हम लोग जब शायद सैटरडे को पहुँचे थे और मंडे से क्लास शुरू था। तो मंडे में पहला दिन था तो हम लोग पहुँचे अपने क्लास। तो मेरा कुछ पहला सेक्शन जो होता है इनिशियली वो रैंक वाइज बनता है, उसके बाद आपका फिर जो नेक्स्ट ईयर्स होता है वो डिपार्टमेंट वाइज हो जाता है। तो रैंक वाइज क्लासेस बनते हैं। तो मेरा पहला जो 100 बच्चों का क्लास था उसमें ही मेरा ये था, रैंक था। तो मैं गया था क्लास, और क्लास में आधे घंटे बैठने के बाद पता चलता है, डीन आते हैं, डीन बोलते हैं कि द क्लास इज़ ऑफ फॉर टुडे, यू कैन गो बैक टू योर हॉस्टल्स। ओ भाई साहब जो खुशी हुई ना कि मतलब कोई ज़बरदस्ती क्लास बुलाया है और बोल रहा है कि भाई अब आज क्लास नहीं होगा, चलो ठीक है। तो लौटते टाइम क्या है, बीच रास्ते में एक सरदार था, प्रमीत सिंह कुछ नाम था। तो वो बोलता है भाई मैं आज नहा धो के गया था क्लास। मैंने बोला रोज़ नहीं नहाता है क्या? नहीं रोज़ नहीं नहाता बट आज नहा धो के गया था क्लास ही नहीं लिया इन्होंने। फिर हम लोग दूसरे दिन फिर पहुँचे क्लास। दूसरे दिन फिर बोल दिया कि अभी हम लोग का मतलब शेड्यूल तैयार नहीं हुआ है, आप आज भी चले जाइए हॉस्टल। तो 2 दिन क्लास नहीं हुआ। थर्ड डे से थोड़ा बहुत क्लास लेक्चर वगैरह होने लग गया।
और मतलब काफ़ी मज़ा आ रहा था, काफ़ी इन्जॉय कर रहे थे। हॉस्टल में ही बंद थे, ज़्यादा बाहर निकलने नहीं मिलता था क्योंकि वो 2010 का समय है और उस समय रैगिंग काफ़ी मतलब पीक पे था। मतलब कम होने लग गया था, आई थिंक 7-8 के अराउंड में, 9 के अराउंड में ज़्यादा पीक पे था, और 10 के अराउंड से फिर वो 10 तक ठीक ठाक था, 10 में 11 में तक में ठीक ठाक थोड़ा बहुत था, लेकिन 11 ऑनवर्ड्स वो बहुत कम हो गया। अब तो शायद होता भी नहीं होगा, अब कहीं कहीं होता हो तो पता नहीं, बट हमारे टाइम में काफ़ी अच्छी रैगिंग मतलब चलता था वहाँ पे। मार पीट तोड़ तरह का काम वाम सब करवाते थे सीनियर। ठीक है, वो सारी कहानी सुनाऊंगा मैं, कुछ सेंसिटिव मैटर्स को छोड़ करके क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है, अगर आप क्लास में होते तो मैं बहुत कुछ बता सकता था आपको, बट ऑन रिकॉर्ड में ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। तो हम लोग क्लास पहुँचे, खाना वाना खाया और फिर शाम को बैठ के बातें कर रहे हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटा। कुछ काम था नहीं, नए नए पढ़ के आए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में आए थे, बहुत खुशी हो रहा था कि भाई कुछ तो NIT मिल गया अपने को। ठीक है, कुछ गम लेके बैठे हुए थे कि भाई IIT नहीं मिला, कुछ तैयारी में एकदम, भाई अगले साल तो IIT निकालना है। वैसे भी कम से कम 10-15 बच्चे तो ऐसे थे मतलब हम लोग के बैच में कि ये थे। हम लोग इनिशियली 823 लोग गए थे, 2010 के बैच में 823 लोग गए थे। आजकल पता नहीं, शायद डबल ट्रिपल जाते हैं, लेकिन हम लोग 850 के आसपास गए थे। और अल्टीमेटली जब हम लोग पास आउट हुए थे फाइनल ईयर में, वी वर अराउंड 700-750। बाकी लोग ड्रॉप आउट हो गए थे, कोई फेल वेल हो गया था। अब क्या होता है ना, सेटिंग वेटिंग से भी कई लोग आ जाते हैं ना, तो बट सेटिंग वेटिंग से आप आ तो जाएंगे कॉलेज में। ठीक है, आप मान लीजिए पढ़ने में बेकार है, आप कुछ सेटिंग कीजिए, पैसा वैसा खिलाइए किसी को, आपके बदले कोई एग्जाम दे देगा, आप पहुँच तो जाएंगे। ठीक है, इससे बाद में पता चला हमको कि सेटिंग वाले भी आए हुए थे, बट आप एग्ज़ाम मतलब वहाँ से सर्वाइव नहीं कर पाइएगा ना, आपकी वो टेंडेंसी नहीं है कि आप पढ़ाई लिखाई करें। तो जब आपकी टेंडेंसी नहीं है पढ़ाई लिखाई करें तो आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाइएगा। तो वो ड्रॉप आउट हुए हैं, कम से कम 50-100 बच्चे तो फेलवेल होकर के आराम से ड्रॉप आउट हुए हैं। कुछ 1-2 साल बैक लगा के निकल गए। तो हम लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, शाम का टाइम था, बढ़िया बढ़िया बातें हो रहा था, मतलब सब अपना अपना एक्सपीरियंस बता रहा था। कोई लड़की वाला एक्सपीरियंस बता रहा था, कोई दोस्त वाला एक्सपीरियंस बता रहा था। ठीक है, कोई कोटा का एक्सपीरियंस बता रहा था, मतलब बहुत मतलब बढ़िया टाइम था, 2 दिन 3 दिन तक था। बट अल्टीमेटली क्लास स्टार्ट हो गया। उसके बाद से क्या क्लास में क्या होता है ना कि लेक्चर जो होता है आपका, जैसे 8 घंटे का शेड्यूल है, तो 8 घंटे के शेड्यूल में होगा आपका पहला 2 क्लास है, फिर दो क्लास नहीं है, फिर 1 क्लास है, फिर 1 क्लास नहीं है, 2 क्लास है, ऐसा करके रहता था। तो फिर लोग ना टूट जाते हैं शाम के टाइम तक, 5 बजे तक का जो टाइम होता था ना, लोग टूट जाते थे। टूट जाने का मतलब है कि वो ग्रुप जो था, कोई क्लास बैठा हुआ है, कोई यहाँ है, तो फिर वो अपने क्लास वाले के साथ ग्रुपिंग करने लग जाता था। हम लोग वैसे ही चल रहा था वहाँ पे। तो इनिशियली चलता गया, ग्रुप छोटा होता गया, बट स्टिल वी वर समवेयर अराउंड 20 पीपल। 1 महीना तक हम लोग 20 लोग रहे, जब तक रैगिंग शुरू नहीं हुआ था। उस समय फिर जिमखाना वगैरह का इलेक्शन शुरू हुआ। सीनियर फाइनल ईयर के सीनियर, ओ भाई, वो बुलेट से एक आता था, दूसरा उसका सपोर्ट में आता था, पॉलिटिक्स वगैरह होता था। तो ये लोग आकर के हमारे पास ये देते थे कि हम लोग ऐसा पैक्ट बना है, यूपी राजस्थान का पैक्ट बना है, बिहार दिल्ली का पैक्ट बना है, ऐसा कुछ होता था, बिहार बंगाल दिल्ली ऐसा कुछ पैक्ट बनता था। तो आप लोग ऐसे वोट करना है, वैसे वोट करना है, वो हमको सीनियर्स बता के जाते थे। ठीक है, हम घंटा किसी को पहचानते थे कि भाई किसको वोट देना, जो बोला जैसा बोला वो दे दिया वोट। ठीक है, अब इनिशियली तो आप जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको तो आप पहचानते नहीं है ना। अब अभी देश में भी वैसा ही है, देश में भी आप देखेंगे कि रिसेंटली मेरे शहर में मेयर का इलेक्शन हुआ था, हार्डली दे नो द कैंडिडेट्स, बस नाम पता है कि भाई हाँ ठीक है, 2-4 आप पहुंच गए कि भाई मंदिर में कि भाई यहाँ पे बहुत भीड़ है, वहाँ पर चंदा वंदा दिया और फिर बोला क्या कि मैं खड़ा हुआ हूँ, वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ऐसा करके काफ़ी लोग। तो जनरली यू डोंट नो द कैंडिडेट, हार्डली 10 कैंडिडेट में से 1-2 को ही लोग जानते हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन एक्चुअली उनका ये होता नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं, डायरेक्ट जो 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है वो कभी हुआ ही नहीं। तो वोट तो हम देने पहुंच गए हैं वोटिंग के टाइम पर, बट हमें पता नहीं था कि कौन क्या है, तो जिसको बोला था सीनियर देने के लिए उसको दे दिया हमने वोट। ठीक है, ये बात करने में टाइम का अनुमान नहीं लगता है नहीं। तो हम लोग इलेक्शन पे आते हैं। 1 महीना तक हमारा सब कुछ सही चला था, 1 महीना का टाइम जो था, और फिर वो ग्रुप जो है वो चला था। उसके बाद रैगिंग शुरू हो जाता है, उसके वो भी टूट जाता है। और जो कैसे क्या हुआ था वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए टाटा।